हाँ सुनना। तो मुद्दा क्या है अब? मुद्दा ये है कि आज जो हालात मेरे देश के हैं, कहने को हम कहते हैं मेरे पास 210 मिलियन टन सब्जी होता है, 110 मिलियन टन फल होता है, 330 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा होता है। पैदावार तो बहुत है, लेकिन किसान कर्ज में क्यों? इतना केवल समझना है कि अगर किसी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो इंडस्ट्री को प्रॉफिट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री है, उसका ऑनर कौन है? किसान है। तो अगर किसान ने 220 मिलियन टन सब्जियां, 110 मिलियन टन फल और 330 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा किया, इतना इंडस्ट्री बढ़ गई, तो किसान को तो फायदे में आना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? किसान ही दुखी हो गया। कारण क्या है कि हमारा जो सिस्टम, हमारी जो पॉलिसीज थी, उसमें हमें यूरिया बेचना है, पेस्टिसाइड बेचने हैं, कृषि यंत्र बेचने हैं, बोरिंग का सामान बेचना है, समर बेचना है, और ऑब्जेक्ट आज ये हो गया कि एनी हाउ किसान को कुछ न मिले। फिर क्या करते हैं लोग? फिर सिस्टम कहता है कि खेती के लिए हम लोन भी तो दे रहे हैं, लोन ले लो बैंक से। मतलब जुआ खिलाते हैं किसान को, जुआ खिलाते हैं। फिर जुए में जब सारी पूंजी हार जाता है तो फिर मैं उससे कहता हूं लोन लेके जुआ खेलो, ठीक है ना? तो किसान हो गया कर्ज में। अब कल्पना करिए कि कभी आज के 50 साल पहले हमने किसी अखबार में कहीं कोई रिपोर्ट दिखाई कि देश में किसी किसान ने खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या किया हो। हमको कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। लेकिन अभी तो ये टीवी में बंद हो गया आना। बीच में सन 2005, 6, 7, 8 में शुरू हुआ था कि वहाँ आत्महत्या कर लिया, वहाँ आत्महत्या कर लिया, वहाँ आत्महत्या कर लिया। अब इसको फिर मीडिया ने दबा दिया। यानी आज देश में 20,000 के आसपास किसान सुसाइड करते हैं, मतलब खेती में घाटे के कारण। क्यों? बेचारा छोटा सा किसान है, 1 एकड़ का, 2 एकड़ का। अब वो भी दुनिया देख रहा है, उसके भी बच्चों की कुछ ज़रूरतें, वो बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रहा। कर्जा लिया था, भिंडी बोया था, टमाटर बोया था कि इतने का हो जाएगा। फिर मंडी पहुंचा तो टमाटर सस्ता हो गया, पपीता सस्ता हो गया, केला सस्ता हो गया। किसान के साथ क्या है? अगर वो चूक जाए तो खेत में उत्पादन कम, और अगर उत्पादन अच्छा हो गया तो भी वो मंडी में मरेगा। मरना उसको है। यानी खरबूजा चक्कू पे गिरे तो खरबूजा कटेगा, या चक्कू खरबूजे के ऊपर गिरा दिया जाए तो भी खरबूजा कटेगा। तो किसान की स्थिति तो ये वो खरबूजा हो गया। और क्यों हो गया? मैं समझता हूं कि हम सब लोग दोषी हैं। हमारी नीतियां दोषी हैं, हमारे वैज्ञानिक दोषी हैं, हम लोग भी दोषी हैं, और दोषी किसान भी है। ये समझना क्यों नहीं चाहता? ठीक है ना? चलिए मैं आपको बताता हूं कि देखिए, खेती में हम जो भी फसल बोएंगे वो मिट्टी में बोएंगे। कहाँ बोएंगे? खेत में। अब आज का जो विषय है वो ये विषय है कि क्या, जैसे लोग कहते हैं कि क्या फर्टिलाइजर बंद किए जा सकते हैं, तो मैं कहूँगा यस। और लोग क्या कहेंगे? फर्टिलाइजर बंद हो जाएंगे तो प्रोडक्शन गिर जाएगा। फिर मैं कहता हूं कि क्या फसल सुरक्षा रसायन बंद किए जा सकते हैं, तो मैं कहूँगा यस। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि अगर फसल सुरक्षा रसायन बंद कर दिए गए तो सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। तो सुनो, मैं फर्टिलाइजर बंद करने का, पेस्टिसाइड बंद करने का कभी बात नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, मैं कहता हूं कि जमीन का और जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी का हम इतना खूबसूरत मैनेजमेंट कर दें कि मुझे फर्टिलाइजर डालने ही ना पड़े और पेस्टिसाइड डालना ही ना पड़े। मैं बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कई किसान हमसे बोलते हैं कि साहब, हमें आपकी बात इतनी अच्छी लगी कि इस साल मैंने कसम खा ली, कान पकड़ के वोट बैठ लिया, अब मैं कोई भी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं डालूंगा। एक दूर बैठा किसान उड़ीसा का हमसे सब बोल रहा है। तो मैं उससे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भाई मेरा मतलब ये नहीं है। पहले सुनो, मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर बंद करो। मैं नहीं कहता हूँ फंजीसाइड, बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड बंद करो। मैं ये कहता हूँ
कि अपनी जमीन को इतना रिच कर दो, जमीन में इतना ह्यूमस बढ़ा दो कि फर्टिलाइजर की जरूरत। अगला, अपने जमीन के नीचे की और जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को इतना रिच कर दो कि पेस्टिसाइड की जरूरत ना पड़े। मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि हमने कहा अगर तुमने यूरिया डीपी बंद कर दिया तो उत्पादन तुम्हारा भी गिर जाएगा। तो फिर आप कहोगे कि लोग सही कहते हैं, और वैज्ञानिक लोग की अगर यूरिया पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर बंद किए जाएंगे तो उत्पादन गिर जाएगा, तो वो बात सही हो जाएगी। मैं कहता हूं कि अगर हम समझ के साथ खेती करेंगे तो 330 मिलियन टन जो खाद्यान्न पैदा हो रहा है वो 660 मिलियन टन पैदा होगा। कैसे? सीधा सूत्र है। अभी खेती में कार्बन की मात्रा 0.3 है, मैं इसको 1% कर दूं, ठीक है ना? तो क्या है, जमीन को, फसलों को जितने भी पोषक तत्व हैं, दो चीजें हैं, जमीन में कार्बन रिच कर दो और कार्बन को खाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कार्बन पर डिपेंड है वो रिच कर दो। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जीवामृत आज की तारीख में बनता है। जैसे बहुत सारे किसान मेरा जीवामृत ले जाते हैं, फिर जंगल से मिट्टी लाके बनाते हैं, तो फिर वो कहते हैं सर मैंने आपका जीवामृत डाला है। तो हमने कहा मित्र सुनिए, जीवामृत नेचुरल फार्मिंग में बहुत जरूरी है, लेकिन सब कुछ जीवामृत को ही मत मान लेना, क्योंकि जीवामृत का भोजन है कार्बन। कार्बन अगर नहीं बढ़ाओगे, कार्बनिक पदार्थ अगर नहीं डालोगे, तो अभी तो जो 0.3% कार्बन है खेत में, उसको चाट करके फसलों को दे देंगे, कार्बन वहां कम हो जाएगा। जब कार्बन ही कम हो जाएगा तो जीवाणु क्या करेंगे? तो जीवांश, फसलों को क्या चाहिए? जीवांश, जीवों, मृत जीवों का अंश। तो जितना ज़्यादा कार्बन होगा और जितने ज़्यादा जीवाणु होंगे उतना ही खेती समृद्धशाली हो जाएगी। जैसे अभी देश में गेहूं का उत्पादन एवरेज 34 कुंटल है, राइट? चना मटर का उत्पादन एवरेज 10-12 कुंटल है, लेकिन चना मटर की कोई भी प्रजाति अब 25 कुंटल से कम पैदावार देने वाली नहीं है। गेहूं की कोई प्रजाति 60-65 कुंटल से कम वाली नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि जब 60 कुंटल की वैरायटी किसान बो रहा है तो एवरेज उत्पादन 34 क्यों आ रहा है? तो सीधा सीधा रूल, सीधा सीधा सिद्धांत है कि जमीन की जितनी सामर्थ्य होगी उतना ही पैदा कर सकती है। तो अब हमें सामर्थ्य बढ़ा देनी। जैसे अभी मैंने 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फेट, 40 किलोग्राम पोटास की बात करते हैं कि इतना डालो, तो जब हम ये सब डालते हैं तब होता है 34। और मैं कहता हूं अगर 1% ह्यूमस हो गया ना, तो ये नहीं डालेंगे तब भी होगा 60। तो फर्टिलाइजर बंद। जब जमीन में सूक्ष्म जीवाणु नाना प्रकार के आ गए, ठीक है ना, जितने प्रकार के होने चाहिए वो सब जीवामृत जंगल की मिट्टी का कल्चर करके मैंने डाल दिया, तो यहाँ पर सॉइल बोर्ड बीमारियां वेजिटेबल में, फ्रूट्स क्रॉप में जितनी भी लगती थी, भूमि जनित बीमारियां, तो भूमि की बायोडाइवर्सिटी अगर रिच हो गई तो जो काजल ऑर्गेनिज्म थे, जो निगेटिव पैथोजन थे, उनको पॉजिटिव पैथोजन ने वहीं किल कर दिया, तो कोई बीमारी नहीं आएगी, तो फंजीसाइड खत्म। और अगर खेतों की मेड़ों पर नाना प्रकार के झाड़ झंखाड़ वृक्ष खड़े हो गए और चिड़ियां रहने लगी, तो फसल में लगने वाला कीट उसको चिड़ियां नियंत्रित कर लेंगी, तो इंसेक्टिसाइड खत्म। उसके बाद अगर किसान घर में 2 गाय, 2 भैंस, बैल पालेगा, बकरियां पालेगा, तो रबी में जब कोई खरपतवार उगेगा, या रबी में या खरीफ में, तो पशु को तो चारा चाहिए। तो वेट्स क्या है? पशुओं का चारा है। तो उखाड़ उखाड़ के लाएगा, अपने पशु को खिलाएगा, तो वीडीसाइड की जरूरत खत्म, और दूध भी मिला और गोबर भी मिला। तो खेती का एक पैटर्न है, वो पैटर्न हमको समझना है। और खेती में जो सबसे बड़ी बात है वो है क्या? सबसे पहला सूत्र है कार्बन। कैसे हम कार्बन को बढ़ाएं? तो कार्बन बढ़ाने के लिए करना क्या क्या किसान को? जैसे वो कोई कहता है साहब अब इतना गोबर कहाँ है, जैसे हम ऐसी बात बोलते हैं तो वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, अरे सचान साहब अब गोबर ही कहाँ है? तो हमने कहा सुनिए, बेवकूफ़ मत बनाइए।
जब 60 मिलियन टन खाद्यान्न होता था तो 60 मिलियन टन ही भूसा होता था। तब गोबर खूब था, तब जानवर खूब थे। आज हमारा खाद्यान्न 330 मिलियन टन हो गया तो मिस्टर 330 मिलियन टन भूसा है। अब जानवर ही तो नहीं है, जानवर कम है, लेकिन जानवरों का भोजन तो है। अब जानवर खाए, गोबर करे तो जाए, और नहीं खा रहा तो हम सीधे सीधे क्रॉप रेजिड्यू डाल रहे हैं। उसमें क्या दिक्कत है? क्रॉप रेजिड्यू भी कार्बन बनेगा, गोबर भी कार्बन बनेगा, दोनों चीजें सेम है। बस इतना सा अंतर है कि गोबर एक बार टूट चुका है, मतलब भूसे से जब गोबर में कन्वर्ट हुआ तो एक प्राइमरी डिकम्पोजिशन एक बार हो चुका। अब सॉइल में डिकम्पोजिशन थोड़ा सा आसान हो गया है, लेकिन अब गोबर नहीं है तो क्या मैं भूसे को आग लगा दूं? लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब सिस्टम देखना जरा। देश में पराली पराली पराली, फिर क्या आया, बेलर। क्या हुआ कि आप इसको, जिसको जला देते हो, इसको जलाओ मत, बेच दो। कौन बोल रहा है? सिस्टम। बंदे वाले बाहर का जला, सुनना, बाहर निकाल दो। मतलब आप खेत में मत जलाइए, आप जलाएंगे तो दिल्ली में पॉल्यूशन होगा, और जब इसको ले जाके हम ही दिल्ली में जलाएंगे तो पॉल्यूशन, किसान जलाएगा तो पॉल्यूशन होगा, जब इंडस्ट्री में जलेगा तो पॉल्यूशन। ये मेरा सिस्टम बोलता है। तो मतलब क्या हुआ कि सिस्टम, नीतियां, रियलिटी बाय हार्ट किसान के, प्रकृति के पक्ष में नहीं है। क्योंकि होता क्या है, डिसीजन मेकर जो, उसको कितने दिन रहना है, एक नेता को कितने दिन नेता रहना है? 5 साल। वो सोचता है हमारा तो 5 साल का खेल है यार, 5 साल के बाद फिर मिनिस्ट्री में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या लेना देना। और जो उनके साथ जो आईएएस लाभी है वो भी बुढ़े हो चुके हैं, डिसीजन मेकर तो ओल्ड एज का ही होगा, है। वो भी सोचता है चलो 3 साल बचे हैं, चलो 2.5 साल बचे हैं, हम भी थोड़ा सा गेम कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, मैं जितना कटु सत्य बोलता हूँ आपके लिए बोलता हूँ, आपको सुनना जरूरी है। आपके साथ गेम चल रहा है, आपके साथ लोग गेम खेल रहे हैं, आपको जुए के फड़ पर बिठा दिया गया है। आपके साथ जो जुआ खेल रहा है वो शकुनी है, और शकुनी से आप जीत नहीं सकते, क्योंकि शकुनी को पासा फेंकना, उसको अगर 12 चाहिए तो 12 ही गिरेंगे। किसान भाइयों, आपको ये आता नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से किसानों से बात, मतलब माध्यम तो आप हैं, आपको मैं भाषण दे रहा हूं, लेकिन ये अपील मेरी किसानों से है कि दिमाग में जो भरा हुआ कचरा है ना, कि बिना रसायन के, बिना पेस्टिसाइड के, बिना रोटावेटर के, बिना ड्रोन के खेती नहीं होगी। होगी। खेती में किसान भाइयों 2 निवेश केवल चाहिए। पहला निवेश है श्रम, और दूसरा निवेश है दिमाग। और ये बात किसान के लिए नहीं, आम आदमी को भी बता रहा हूं। आपके जीवन की सफलता आपके श्रम और आपके दिमाग पर निर्भर है। अब दिमाग तो मेरा लगता नहीं, जैसे हम, एक आदमी अपने बारे में क्या सोच पा रहा? कुछ नहीं। हमको तो डॉक्टर बताता है तुमको बीमारी है, वकील बताता है हम तुम्हारा मुकदमा लड़वा देंगे। हमको भी कोई मोटिवेट कर रहा है, बोलो, कर रहा ना? तो हम अपने दिमाग से कुछ सोचते ही नहीं है। एक्चुअली क्या है, खेती जो शब्द है ना, खेती कल्चर है, एग्रीकल्चर। दुनिया में एक ही विषय है जिसके आगे कल्चर शब्द है। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। और जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति का मतलब होता है जमीन, जल, जंगल और जीव। यानी कि हमको भगवान और भगवान के द्वारा रची गई जितनी भी रचनाएं हैं, ये संस्कृति है। अब जैसे मैं संस्कृति को ऐसा बोलता हूं, लेकिन ये डिफिनेशन आपको कोई नहीं बताएगा। संस्कृति मतलब है धरती, धरती के नीचे का पानी, धरती के ऊपर सरफेस वाटर, धरती के ऊपर जंगल, जलाशयों में जलचर, जंगलों में नभचर, धरती के ऊपर थलचर,
और धरती में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये संस्कृति है। इसको कहते हैं एग्रीकल्चर, कृषि संस्कृति। फिर हमारा संस्कार, संस्कार क्या है? इसके बारे में सोचना और इसको निरंतर जिंदा बनाए रखना, इसको संरक्षित करने के लिए हमको जो काम करने, वही मेरा संस्कार है। देश को भी मिले, देश को नहीं रखना है, ठीक है ना? हाँ, भगवान और भगवान की माया को एज इट इज सलामत रखना ही कृषि है। यही मेरा धर्म है और एग्जैक्टली यही पूजा है, यही साधना है, यही उपासना है, यही ज्ञान है, यही भक्ति है। अब समझना, अगर मेरी जमीन बंजर हो गई और फिर मैं कहीं माला लेकर तुलसी की और जाप करूं, बोले बहुत बड़े साधक हैं, तो 140 करोड़ लोग साधना करें लेकिन रोटी नहीं मिलेगी। ठीक है ना? अगर ये जंगल कट गए तो आप जो प्राणायाम कर रहे हो ना, जैसे आज का प्राणायाम करिए, प्राणायाम करिए, प्राणायाम से बीमारियां भाग। प्राणायाम का कॉन्सेप्ट क्या है? प्राणायाम का मतलब शुद्ध वायु, सुबह से भी प्राणायाम करते हैं। जो एयर में श्वास में ले रहा हूं उसमें 21% से एबव ऑक्सीजन अगर है तो आप प्राणायाम करिए या मत करिए। लेकिन अगर जाने अनजाने आप जिस कस्बे में, शहर में रहते हो, वहाँ इस हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 19% है, तो प्राणायाम का मतलब क्या है? आप बीमार होने के लिए कर रहे हो। ठीक है ना? है क्या कि हर विषय, जितने भी विषय हैं, सब विषय में फंसाने की कोशिश की जा रही कि इंसान मेरी तरफ कैसे फंसे, मतलब मार्केटिंग, ब्रांडिंग। मेन मार्केटिंग। ठीक है ना? मतलब हर कोई अपना अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, अपनी अपनी सर्विस बेचना चाहता है। सत्य कोई नहीं बोलता यहाँ पर। अपना धंधा चला रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा है, सुनिए, और हमको जानने की भी जरूरत भी नहीं है, सत्य तो हमको अपनी आंखों से देखना है। जैसे अब जैसे हम सॉइल को पढ़ेंगे किताब में, तो किताब में पढ़ोगे सॉइल, वो अच्छा है कि सीधे खेत में चले जाओ, वहां सॉइल को देखो, वो अच्छा है। डायरेक्ट प्रैक्टिकली वो सही है। ठीक है ना? तो सुनिए, एक वक्त था जब ज्ञान की बात आती है, एक ओरिजिनल ज्ञान, ज्ञान का जो असली स्वरूप है, ज्ञान का असली स्वरूप लाइब्रेरी में, यूनिवर्सिटी में, किताबों में नहीं है। ये भी एक ब्रांडिंग है, ये भी एक मार्केटिंग है कि बीटेक की डिग्री इतने की, डॉक्टरी की डिग्री इतने की, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट की डिग्री इतने की, इसका कोर्स। हम अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सही सही प्रकृति का ज्ञान समझें तो, जैसे बीमार कोई व्यक्ति है तो डॉक्टर कहता मैं इसका इलाज करूंगा, मैं कहता हूं कि वो बात कोई नहीं बताता कि आप बीमार हो ही ना। बोलो, क्या देश का चिकित्सा विज्ञान, पूरी दुनिया का चिकित्सा विज्ञान ये चाहता है कि दुनिया के लोग स्वस्थ रहें? बोलो, नहीं चाहता। हमको मालूम है ना सत्य कि वो नहीं चाहते, फिर भी मैं फंसा हूं ना उनके साथ, जुआ खेल रहा हूं ना कि मेरी शुगर ठीक कर दो, मेरे बीपी ठीक कर दो, मेरा कैंसर ठीक कर दो। ये शुगर और बीपी, कैंसर भी आपको नेचर ही ठीक करेगी। जैसे मैं उदाहरण ऐसे देता हूं कि जब लोग हार जाते हैं चिकित्सा विज्ञान तो आज एक और पैथी चलिए, क्या? नेचुरोपैथी। अल्टीमेटली क्या हुआ कि मुझे भगवान के पास जाना था। प्रकृति माने भगवान। प्रकृति की व्यवस्था में अगर हम रहते हैं तो बीमार ही नहीं होते, प्रकृति को जानते हैं, प्रकृति को आत्मसात करते हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं, प्रकृति के बताए गए नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं, तो मैं बीमार ही नहीं होता हूं। प्रकृति ने गारंटी ली है कि हम तुमको बीमार ही नहीं होने देंगे। तो ये चिकित्सा विज्ञान पीछे हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अब लोग कहेंगे न, कैसी बात करते हो, ये तो वेदों में लिखा है चिकित्सा।
वेद के पहले चलो ना, सत्य जानना हो तो वेद के भी पीछे चले जाओ। अब जैसे मैं वेदों में सत्य खोजूंगा तो फिर आप गड़बड़ा जाएगा मामला। तो ईश्वर ने कहा है सत्य आप अपनी आंखों से खोजिए। हमने आपको आंख दिया है, पूरे संसार को देखिए। बस देखने का नजरिया, केवल नजरिया। अभी दिक्कत क्या है, जैसे सागौन के पेड़ खड़े हैं, हमको लग रहा कितना खूबसूरत माहौल है, कितना ऑक्सीजन दे रहे हैं, कितना पत्ता गिरा रहे हैं, जमीन को कितना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसमें चिड़ियां रहती हैं। और एक नज़र क्या है, क्यों एक पेड़ 20,000 का तो बिक जाएगा। दो नजरिया हुए ना। एक आदमी कागज के नोट के लिए काम करता है और एक आदमी खुशियों के लिए काम करता है। जो आनंद के लिए, मानवता के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के लिए काम करता है, उसको जीवन में आनंद मिलता है। जो धन के लिए काम करता है उसको जीवन में धन तो मिल जाता है। रामायण की चौपाई है, जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ। अब जिसने कागज के नोट के लिए, कागज के नोट की इच्छा की तो उसके जेब में कागज के नोट आ गए, लेकिन आनंद तो आया नहीं। और जिसने आनंद के लिए सोचा उसके जीवन में आनंद आ गया। कागज के नोट से आप आनंद तलाशोगे लेकिन मिलेगा नहीं, लेकिन जिसने कागज का नोट नहीं तलाशा, केवल आनंद के लिए जीवन जिया, उसके जीवन में आनंद आ गया। तो हम सब लोगों को किसके लिए काम करना है, सुनना। भगवान और भगवान की व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जब मेरे मन में विचार चलते हैं, जब मेरे मुंह से कुछ निकलता है, जब मेरे कर्मों से कुछ प्रकट होता है, तो उसी का नाम धर्म होता है। धर्म किसी धार्मिक स्थल का, किसी धार्मिक पुस्तक का, किसी धर्म गुरु का मोहताज नहीं है। धर्म मनुष्य के सद्विचारों, सद आचरणों और सत्कर्मों से प्रकट होता है। बोलो, धर्म कहाँ से प्रकट होता है?